नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौंगांकर जी हमारे साथ हैं। अब आप अगली दो खबर तो खासकर बहुत गौर से देखिएगा, बाकी सारी खबरें आगे बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन भारत और अमेरिका का सौदा क्यों नहीं हो रहा, ट्रेड डील हमारी क्यों नहीं हो रही, ट्रंप की वजह से नहीं हो रही या हमारी वजह से नहीं हो रही? अब ये बात, इसकी सच्चाई जो है अमेरिका ने बताई है और जानने लायक है। ट्रंप दुनिया के कई देशों पर अपनी मर्जी थोपने में कामयाब हो गए, अपनी शर्तें थोपने में कामयाब हो गए, ब्लैकमेल किया उन्होंने। लेकिन भारत के साथ वो ऐसा नहीं कर पाए। ठीक है, हम पे टैरिफ लगाया, लेकिन हमने टैरिफ के बदले में उनको कुछ दिया नहीं कि लो साहब आपकी बात मान लेते हैं, इसको हटा दो। हम सही हैं तो हम सही हैं, ठीक है, वक्त के साथ अपने आप ठीक होगा, ट्रंप को समझ में आएगा। अब पहले ट्रंप ने खुद कहा था कि मोदी एक बड़े सख्त जो हैं वो नेगोशिएटर है, मोदी इज अ वेरी टफ नेगोशिएटर, ये ट्रंप के शब्द हैं उनके लिए। अब यही बात अमेरिका का वो अधिकारी कह रहा है, अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जो मुख्य उनके प्रतिनिधि हैं, जेमिसन ग्रियर, जो जैसे हमारे यहाँ से जो व्यक्ति नेगोशिएट करते हैं मेन जो होंगे, जैसे कॉमर्स मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर साहब हैं, फिर उनके बाद जो होगा, ऐसे उनके यहाँ पर जो उनके स्कॉट बेसेंट जो उनके कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनके बाद जो व्यक्ति है जेमिसन ग्रियर, उन्होंने कहा भाई भारत से पार पाना बड़ा मुश्किल है। ये बयान दिया उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ अ वेरी टफ नट टू क्रैक। ये बयान अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी सेनेट सब कमेटी के सामने जब उनकी हियरिंग हो रही थी वहाँ उन्होंने दिया। उनसे पूछा गया कि आपकी डील क्यों नहीं हो रही भारत के साथ, तो उन्होंने कहा आपने भी कहा, उनको सामने जो बैठे थे उनको कहा, देखिए आपने भी पहले कहा और मैं उस बात को दोहराता हूं, इंडिया इज अ वेरी टफ नट टू क्रैक। भारत के साथ ट्रेड डील फाइनल करने के लिए अमेरिकी टीम इस वक्त दिल्ली में भी मौजूद है। यह भी उन्होंने कहा कि जब मैं आपके सामने हूं तो हमारी टीम दिल्ली में है, लेकिन भारत के साथ अपनी शर्तें मनवाना बहुत मुश्किल काम है। तो अब वो क्या कह रहे थे, और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि भारत हमारी कौन सी मांगे मानने को तैयार नहीं है। सुनिए आप। Trump's policies towards India can only be described as cutting our nose to spite our face, and this is doing real and lasting damage to the strategic trust. तो वो बयान, ये अगली खबर का बयान है जो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा था। वो बयान हम लोग अभी लगा रहे हैं, मैं आपको बस 10 सेकंड में दिखाता हूं, लेकिन त्रिपाठी जी तब तक जरा, इंडिया इज अ वेरी टफ नट टू क्रैक, देखिए उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। सिर्फ इतना ही नहीं है, उस प्रतिनिधि मंडल ने कम से कम 3 बार राष्ट्रपति ट्रंप को ये कहा है, जो वहां खबरें छप रही कि हमें जितनी बेस्ट डील मिलनी थी वो हम ले चुके हैं। हमें वहां जो एग्रीकल्चर के मोर्चे पर जितना हम पा सकते थे वो पा चुके हैं। इसके आगे हमें नरेंद्र मोदी की सरकार से कुछ मिलने वाला नहीं। बार बार ये कहा जा रहा है कि इस ट्रेड डील का नुकसान भारत को हो रहा है, ऐसा परसेप्शन है, लेकिन जो अमेरिकी नेगोशिएटर्स हैं वो कह रहे हैं कि अब इसका नुकसान हमारे ग्राहकों के बाद हमारे उद्योगों पर पड़ने लगा, और इसीलिए वो सेनेट के सामने एक तरह से गुहार लगा रहे हैं कि अब इसको मंजूरी दीजिए और ट्रेड डील किसी भी तरह से हो जाए। वो टफ नट टू क्रैक एक तरह से भारत के बारे में वो हम कह के हम थोड़ा दूसरी तरह से खुश हो सकते हैं, लेकिन सच जो है वो और ज्यादा खुश होने वाला है कि अमेरिका इस जगह पर पहुंच गया है जहां उसके कारोबारी, उसके ग्राहक, उसकी इकोनॉमी को हमारे साथ ट्रेड डील न करना भारी पड़ने लगा है। उसमें 2 बातें स्पेसिफिकली कही उन्होंने कि इंडिया इज वेरी रेजिस्टेंट, मैं शब्द हो सकता है दूसरा बोल रहा हूं, वो आप भी बयान सुनाऊंगा तो आप, लेकिन भारत को 2 चीजों पर हम नहीं मना पा रहे हैं। एक, कुछ क्रॉप्स, हमारी कुछ फसलें वो वहां पर हमें एक्सपोर्ट करने देने के लिए नहीं मान रहा है। दूसरा, सर्टन मीट प्रोडक्ट्स, वो मीट प्रोडक्ट्स भी हम उसके लेने के लिए और डेयरी प्रोडक्ट्स लेने के लिए तैयार नहीं है। यही तो भारत ने कहा, बार बार कहा कि भाई हम अपने किसानों के अधिकारों की सुरक्षा करेंगे, उनके साथ हम कोई गलत काम नहीं होने देंगे कि भारत विदेशी उत्पाद, अमेरिकी उत्पाद जो है, खाद्य उत्पाद इतना हम अपने यहाँ ले लें कि हमारा जो किसान जो उगा रहा है, जो बना रहा है, वो परेशानी में आ जाए। तो ये तो बड़ी साफ साफ बात उन्होंने खुल के कह दी। ये इंडिया की जो पॉलिसी है, स्टेटेड पॉलिसी, उसी को अमेरिका ने बताया। बिल्कुल, और ये बात पहले भी हो रही है, क्योंकि इतने समय से ये जो टैरिफ डील है वो टल रही है या सुलझ नहीं पा रही। उसकी वजह ये है कि ट्रंप साहब अपने किसानों की चिंता कर रहे हैं, वहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई उनके किसानों की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर जाए, कैसे करें, और भारत उस पर बिल्कुल अड़ा हुआ है। इसको दोनों तरीके से समझिए। आपने कल परसों हमने वो भी बयान लगाया था जब ट्रंप जो है उद्योगपतियों के साथ बैठे हुए थे और उसने राइस की बात की थी, इंडस्ट्री की तरफ से कि भाई राइस का किस तरह से भारत डंप कर रहा है, वो सारी बात। तो भारत की तरफ से, सरकार की तरफ से, और समझिए इसको प्रधानमंत्री की तरफ से भी देना चाहिए, क्रेडिट उनको भी देना चाहिए प्रधानमंत्री को, क्योंकि उन्होंने तय किया कि भाई किसानों को लेकर भारत जो है किसी तरह का समझौता नहीं करेगा।
एक्चुअली बेसिक बात ये है, इसको पॉलिटिकल समझना चाहिए। इंडस्ट्री की बात तो सब कर रहे हैं कि कितना % होगा नहीं होगा, लेकिन भारत के किसानों को लेकर उनके हितों का नुकसान नहीं हो। मीट को भी आप उसमें एग्रो प्रोडक्ट्स की तरह से ही हम लोग लेते हैं कि वो काम कर रहे हैं, तो उस पर भारत सरकार अड़ी हुई है, बिल्कुल अड़ी हुई है। और तो ये बात है। और उन्होंने कहा कि भाई जो ऑफर दिया ना, अब वो बेस्ट है, उस पर काम कर लो। हाँ, और उसके आगे बढ़ बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा कि वो भारत जो बेस्ट दे सकता था उसने वो ऑफर कर दिया, हमने ऑफर कर दिया है, और ये रेड लाइन है, इस पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इतनी तो क्लियर हो गई बात। अब देखिए ये उनको ठीक लगता हो तो इस पर डील हो जाएगी। मैं वो बयान अभी आ रहा है, तब तक आपको दूसरा स्टेटमेंट सुनाता हूं। ट्रंप जो है उनको एक रियलिटी चेक अमेरिका के लोगों ने ही दे दिया। अमेरिका की एक सांसद है सिडनी कमलागेर। ये कमलागेर ने दक्षिण और मध्य एशिया से जुड़े विदेशी मामलों की सब कमेटी के जब हियरिंग हो रही थी तो उसमें इन्होंने कहा कि ये डेमोक्रेट है, मतलब ये रिपब्लिकन है ट्रंप, तो उनकी अपोजिट पार्टी की है। इन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी नीतियों की वजह से भारत को खो रहा है। बिना लाग लपेट के उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन की नीति की वजह से भारत को अमेरिका ने रूस के पाले में धकेल दिया, और ऐसा करने से ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। और जब वो ये बात कह रही थी तो उनके पीछे एक व्यक्ति जो है वो पोस्टर लेकर के आया। वो पोस्टर मोदी और पुतिन की सेल्फी का जो पिक्चर थी वो GSCO समिट वाली, वो देखिए पीछे उन्होंने जो है वो फोटो लगा दी कि ये है ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी का नतीजा, ट्रंप्स फेल्ड फॉरेन पॉलिसी। पोस्टर के साथ दिखाई जा रही है अमेरिका में, अमेरिकी सांसद दिखा रहा है तुमने ये किया है ट्रंप, भारत के साथ जो तुम व्यवहार कर रहे हो उसका नतीजा ये है। एक दोस्त देश, मित्र देश, उसके साथ तुमने ऐसा व्यवहार किया। सुनिए उनकी बात। Trump's policies towards India can only be described as cutting our nose to spite our face. And this is doing real and lasting damage to the strategic trust and mutual understanding between our two countries. Because let me be clear, being a coercive partner has a cost. And this poster is worth 1,000 words. You do not get a Nobel Peace Prize by driving U.S. strategic partners into the arms of our adversaries. We must move with incredible urgency to mitigate the damage that this administration has done to the U.S.-India partnership and return to the cooperation that is essential to U.S. prosperity, security, and global leadership. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रंप साहब को भी ये बात समझ में आ जाए। अब वो ट्रेड वाली बात भी सुन लीजिए आप। ये तो फॉरेन पॉलिसी पर उनको आईना दिखाया उन्हीं के लोगों ने, ट्रेड पर क्या बात हुई? Cambodia has already reduced theirs. You mentioned India. I have a team over there right now as we speak in New Delhi working on this. There's resistance in India to certain row crops and other meats and products. They're, like you said, they're very difficult nut to crack. I agree with that 100%. But they've been quite forward-leaning. The type of offers they've been talking to us about have been the best we've ever received as a country. So I think that's a viable alternative. तो ट्रंप के धमकाने में हम आ नहीं रहे, और दूसरा वो उनके लोगों को ये दिख रहा है कि इससे अमेरिका के साथ भारत के संबंध जो है उन पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। सर देखिए, जितने भी पेंटागन के ऑफिशियल्स हैं या ये बाकी सब कह रहे हैं कि भाई भारत 20 साल से हम भारत और अमेरिका की दोस्ती को नर्चर करके खड़ा करके यहाँ तक लाए थे। पहले वो लेवल क्या था, आ गया था कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर अब काम करेंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो अब किनारे हट गया, अब आप एक मेंबर के तौर पर एलाई एक वेसल स्टेट के तौर पर अमेरिका इंडिया को देख रहा है अभी का एडमिनिस्ट्रेशन। और यही कारण है कि जो है वो हम रूस की तरफ हम आगे बढ़ गए हैं। जिस प्रकार से वाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, इस बात को हम कई बार यहां पर दोहरा चुके हैं, जिस प्रकार से वाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने और नाटो के उस समय नाटो ने मिलकर के रूस को चीन के करीब ढकेल दिया, उसी प्रकार से अमेरिका की वर्तमान फॉरेन पॉलिसी जो है वो भारत को रूस की तरफ एक नहीं तो भारत रसिया से हम अपना जो डिफेंस प्रोडक्शन डिफेंस था वो भी 36% पर कर दिए थे, 76% होता था। दूसरी बात, अभी जो ट्रेड डील में है वो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के नेगोशिएटर्स को यह लगता है कि अमेरिका जब भी ट्रेड प्रैक्टिस करता है तो यूनिलैटरली सैंक्शन करता है। अब आप देखिए जरा सा एल्युमिनियम और स्टील पर कैसे ये किया, आपने उसका एक क्लॉज होता है शायद 234 या 200, एकाएक आपने उसको क्लॉज कर दिया, इतना आपको खरीदना नहीं तो हम आपके इतना टैरिफ लगा देंगे, उतना टैरिफ लगा देंगे। दूसरी बात है
ट्रेड पॉलिसी में वो यूनिलेटरली अपने सैंक्शन, अपने डोमेस्टिक जो उसके ट्रेड पॉलिसीज हैं और उससे सैंक्शन जो इमर्ज करता है उस पॉलिसी को एक कभी जब मन तब इंपोज कर देता है। आप डंपिंग क्लॉज कभी लगा दोगे, कभी जो है, तो ये जो है ना, यही कारण है कि जापान, कोरिया, पूरा यूरोप, इन सब ने क्या किया, सारी शर्तें मानी ना ट्रंप की। आपकी सबकी दुनिया में ज्यादातर देशों की डील हो चुकी है। प्रोफेसर साहब ने जो शब्द इस्तेमाल किया ना वो इंपॉर्टेंट है, यूनिलैटरल। वो उनकी आदत रही है कि वो यूनिलैटरल होता नेगोशिएट डील है, लेकिन वो है यूनिलैटरल। अब आप करते रहिए यूनिलैटरली, आप अपने तरफ से आप नियम बदलिए, अपने तरफ से आप कानून बनाइए, चलिए, उसका कोई असर हो नहीं रहा भारत के ऊपर। तीसरा उदाहरण देता हूं इसी बात। भारत ने कहा ना कि हम जल्दीबाजी में नहीं है। इतना तो अमेरिका को एहसास हो गया और वो ये कह रहा है कि भारत को आप ऐसे झुका नहीं सकते, दबाव में डाल करके भारत से और मोदी से आप कोई डील ऐसे नहीं करा सकते हैं। इसका नुकसान अमेरिका को ही हो रहा है। अब भारत और रूस कितना करीब आ रहे हैं, ये भी, इसका भी एक और प्रमाण मैं आपको देता हूं। देखिए क्या कहा जा रहा था अभी जब पुतिन आए कि रक्षा सौदों पर भारत और रूस ने इसीलिए कोई घोषणा नहीं की कि ट्रंप नाराज हो जाएगा, नहीं तो हमको तो मिसाइल भी चाहिए, S-400 भी चाहिए, हमको फाइटर जेट भी चाहिए, हमको तो बहुत कुछ चाहिए रूस से। हमने लेकिन घोषणा नहीं की। इसका क्या मतलब कि वो हम खरीदारी रोक देंगे उससे? बिल्कुल नहीं। भारत की प्राइवेट कंपनीज जो रक्षा जगत में काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो हाल ही में रूस के दौरे पर गईं और रूस की कई डिफेंस कंपनीज के साथ जॉइंट प्रोडक्शन करने को लेकर के उनके जॉइंट डिफेंस वेंचर्स बनाने को लेकर के बातचीत हुई। इसको लेकर कई बड़ी कंपनियों के नाम आए हैं उसके अंदर, जैसे महिंद्रा है, वो डिफेंस सेक्टर में है, टाटा भी डिफेंस सेक्टर में है, एक वो कंपनी सर जो तोप बनाती है हमारी, कल्याणी है, ये सब लोग वहां पर थे। तो अब हम केवल परचेजर नहीं है, ये बात जो कही थी उन्होंने, पुतिन ने, ये केवल बायर सेलर रिश्ता नहीं है, हम टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। और भारत भी अब बायर सेलर रिश्ते से आगे बढ़कर इसमें जॉइंट मैन्युफैक्चरर जो है वो बनना चाहता है, और कोलैबोरेशन होने वाला है भारत की रक्षा कंपनियों का और रूस की रक्षा कंपनियों का। अगर विद टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ गए, तो आगे बढ़ गए, आप साथ में बनाएंगे, अब अगर ट्रंप का इतना ही डर मारा होता तो कोई ये वहां पर इतनी कंपनियां एक साथ जाती क्या समीर जी? निश्चित रूप से, और हम तो अभी इसका जिक्र कर रहे थे, आप कमला गैर का, जिसने जो कहा है कि भाई रूस और भारत के संबंधों के लेकर, उसमें बहुत सी बातें कही। उसमें यह भी कहा गया कि ट्रंप ये बताया कि उनके कार्यकाल में किस देशों के साथ अमेरिका ने संबंध सुधारे, अमेरिका ने सबके साथ संबंध खराब करे, जो अमेरिका के करीबी मित्र थे वो भी अमेरिका से दूर हो रहे। और यूक्रेन मामले को लेकर जिस तरीके से ट्रंप ने जो भूमिका अपनाई है, उसके कारण उसके जो करीबी नाटो के देश थे, यूरोपियन कंट्री, वो भी अमेरिका से नाराज है। और ये कहा कि अभी G20 में अफ्रीका से आपने नाराजगी मोल रहे हो, अफ्रीका कह रहा है कि भाई अमेरिका के बाद जब G20 होगा तब हम जाएंगे। तो आप दुनिया में छोटे छोटे देशों के साथ भी दुश्मनी मोल ले रहे हो, जो बड़े हमारे विश्वसनीय सहयोगी रहे उसके साथ भी आप दुश्मनी मोल रहे हो। और रूस के साथ और भारत की जहां तक की बात है कि 2 दिन जब पुतिन भारत आए थे, 4 और 5 दिसंबर को, और उसके बाद जब 5 तारीख को उनकी हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई, उसके पहले जिस तरीके से भारत के तमाम शीर्ष उद्योगपतियों का एक प्रतिनिधिमंडल रूस गया था, और जिस तरीके से डिफेंस के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग जॉइंटली करने का इंडिया के अंदर जो प्लान हुआ है कि मेक इन इंडिया का जो प्लान है, तो बड़े बड़े अब जो हथियार है वो भारत के अंदर बनेंगे। वो कैसे बनेंगे, भारतीय कंपनी उसमें कैसे पार्टिसिपेट करेगी, उनका क्या रोल होगा, वो टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफर होगी, और भविष्य में भारत खुद उनको बनाने की स्थिति में कैसे पहुंचेगा। सरकार वहां तक चली गई है और रूस उसमें पूरा भारत को सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका के लिए भी एक झटका है कि भारत ने जिस तरीके से रूस के साथ इतना बड़ा संबंध स्थापित कर लिया है। हालांकि ठीक है, रूस हमारा हमेशा से एक नैसर्गिक सहयोगी रहा है, लेकिन अमेरिका ने उससे बहुत बड़े सहयोग की तरफ बिल्कुल, लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिका का जो व्यवहार रहा है कि आपने बिल्कुल टैक्स अनावश्यक थोप दिया, जिस तरीके से ट्रंप के बयान आए, भारत ने अब रूस के साथ जिस तरीके से दोस्ती प्रगाढ़ कर ली है, अमेरिका के लिए मुझे लगता है एक चिंता का बात। ट्रंप क्या कर रहे हैं वो भी आपको बता देता हूं। मुंह मांगे कीमत दो और अमेरिका की नागरिकता लो। ट्रंप ने अपने देश में एक नई नीति लागू की है, इसका नाम है गोल्ड कार्ड। गोल्ड कार्ड आज से वहां लागू हो गया। मतलब कोई भी विदेशी व्यक्ति, नॉन अमेरिकन आदमी, $10 लाख देकर के अमेरिका की नागरिकता ले सकता है। अगर कोई कंपनी किसी व्यक्ति को, प्रोफेशनल को काम के लिए उसको नागरिकता दिलाना चाहती है, रेजिडेंसी दिलाना चाहती है, तो वो $20 लाख दे दे। और भाई भारत में विजय जी बहुत बड़े आदमी हमारे साथ चलिए अमेरिका में काम करेंगे, $20 लाख देगा इनके लिए कोई कंपनी देगी और इनको अपने साथ ले जाएगी। और ट्रंप ने इसमें भारत का भी नाम लिया और उन्होंने कहा कि भारत, चीन, फ्रांस, उनके शब्द 3 ही इस्तेमाल किए देशों के, कि इनके बच्चे जो हैं छात्र
अब ये अमेरिकी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद वापस लौटने को मजबूर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप डिग्री लीजिए, आपको वहां की कोई बड़ी कंपनी नौकरी देती है, आपके बदले पैसा दे, आप रहो, काम करो, आप सिटीजन बन जाओ अमेरिका के। मैंने अमेरिका Very excitingly for me and for the country, we've just launched the Trump Gold Card. It was about 30 minutes from now. The site goes up, and all funds go to the United States government. It could be a tremendous amount of money. It'll also be able to have people like this keep, as an example, just one example. There are a lot of examples. People just buying them. It's somewhat like a green card, but with big advantages over a green card. And companies are going to be able to go to the Wharton School of Finance, the Stern Business School, Harvard, MIT, wherever you may get your students, any school, and you're able to buy a card and keep that person in the United States. तो ये है साहब गोल्ड कार्ड स्कीम। और एक इन्होंने अभी पोस्ट भी किया था, मैं वो ढूंढ रहा हूँ, बड़ा मजेदार पोस्ट किया है इन्होंने सोशल मीडिया पर। अभी ये सर बोलने लगे मतलब अमेरिका बिक गया, पैसा दो और नागरिकता मैंने खरीदो। कहा नहीं, बहुत अच्छा हुआ ना, ट्रंप ने अमेरिका की बोली लगा दी है, ठीक है। अब जिसको भी खरीदना है अमेरिका का वो खरीद लेगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, 200, ऐसा तो है नहीं, भारत के अंदर एक से एक अरबपति हैं जो 200 क्या 2000 लोगों का जो है वो नागरिकता का पैसा पे कर सकते हैं, एक महीना में इतना पे कर सकते हैं। इसका मतलब दूसरा सर, इसका मतलब ये है कि ट्रंप साहब पर डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज्यादा है। मैं इसको जिक्र करना चाहता था। इसका मतलब कि इतने दिनों के अंदर ट्रंप को ये रियलाइज हो गया है, डॉक्टर कहां से लाएंगे इतना, कितना कंप्यूटर इंजीनियर लाएंगे। सुनिए तो ये सुनिए, ऐसे जवाब मिल जाएगा आपकी बात का। साइंटिस्ट कहां से लाएंगे? एक व्यक्ति ने, ट्रंप साहब ने ट्रूथ सोशल पे पोस्ट किया है, तो एक अमेरिकी व्यक्ति ने इनको जवाब देते हुए ये लिखा है कि अगर किसी और ने ऐसा कोई पोस्ट किया होता ना तो यूनिवर्सली एक्नॉलेज कर लिया जाता कि ये आदमी मेंटली अनस्टेबल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, किसी ने उनके पोस्ट पर लिखा है और पोस्ट किया है। मेरा फोन भर गया साहब, बताइए, देखिए इतनी बड़ी स्क्रीन भर गई उनके ट्वीट से। There has never been a president that has worked as hard as me. मेरे जितना काम कोई किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया। My hours are longest. मेरे घंटे सबसे ज्यादा होते हैं। And my results are best. मैंने 8 जंगें रुकवाई, लाखों जानें बचाई। ग्रेटेस्ट इकोनॉमी, सुनिए सर, ग्रेटेस्ट इकोनॉमी इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री वो मैंने बनाया। मैं बिजनेस वापस लेकर के आया, मिलिट्री को रीबिल्ड किया, सबसे ज्यादा टैक्स कट किया, रेगुलेशन कट किए, और मैंने बॉर्डर पर जो है दीवार बनाई जहां से मेक्सिको से लोग आते हैं। चलिए ये तो सब ठीक है। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि मैंने अपने मेडिकल एग्जाम भी करवाए और मेरे मेडिकल एग्जाम में डॉक्टर हैरान है कि आपकी उम्र में कोई आदमी इतना फिट कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने एक दूसरी बात कही कि मैंने इसके अलावा कॉग्निटिव एग्जाम भी लिए। कॉग्निटिव एग्जाम हुए मतलब कि ये आदमी मेंटली शार्प है कि नहीं है। बोले और मेरे रिजल्ट देखकर वो हैरान, बोले इतने ज्यादा नंबर तो किसी राष्ट्रपति के आज तक नहीं आए। और ये तो कोई राष्ट्रपति ये टेस्ट जो है वो लेता ही नहीं है। तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि मैंने तो अमेरिका ग्रेट बना दिया। मुस्लिम लोगों ने न्यूयॉर्क में चुनाव हरा दिया। एक शब्द है हेलुसिनेशंस, मुझे लगता है वही है। दूसरी बात, मुझे तो हैरानी होती है कि कोई सेल्फ ऑब्सेस्ड कोई इतना प्रेसिडेंट अमेरिका का हुआ है क्या? उस पर जवाब मिल गया ना, इस पर अलग से कहते सेल्फ ऑब्सेस्ड है। नहीं, जो दूसरा एक आपने उसके जवाब विजय जी कहने से विजय कहना नहीं चाहते हैं, ये बोलना नहीं आपने विजय को गोल्ड कार्ड लेना गोल्ड कार्ड लेना। मैं कह रहा हूँ उन्होंने एक शब्द में ही जवाब दे दिया, जिसने उसको ट्वीट को या पोस्ट को जवाब दिया, वो ठीक है। वो हेलोसिनेशन कह लें, सेल्फ ऑब्सेशन कह लें, कुछ भी कह लें, वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद यही उनकी एनर्जी है जिसकी वजह से एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। बड़ी खबर देखिए पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के पूर्व आईएसआई चीफ को सजा, फैज हामिद एक्स आईएसआई चीफ को 14 साल की सजा दे दी गई है। ये आईएसआई के पूर्व डीजी थे और इनका कोर्ट मार्शल हो गया है राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की वजह से और ऑफिशियल सीक्रेट्स लीक करने की वजह से इनको 14 साल की सजा हुई। इनको दोषी पाया गया, कोर्ट मार्शल इनका कर दिया गया है। अब ये कौन है मैं आपको बता दूं। फैज हामिद वो व्यक्ति हैं जो इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त ये आईएसआई के डीजी थे। आईएसआई का डीजी पाकिस्तान में तीसरा सबसे ताकतवर आदमी होता है। आर्मी चीफ सबसे ताकतवर, उसके बाद प्रधानमंत्री और तीसरा ये, या दूसरा भी कह सकते हैं आप इनको।
और जब काबुल में अफगानिस्तान तालिबान अमेरिका भागा था और तालिबान आया था, ये पहुंचे थे सबसे पहले वहां पर, इन्होंने जाकर के वेलकम किया था तालिबानियों का। इमरान खान चाहते थे कि ये आदमी आगे बढ़े, आर्मी चीफ भी बन जाए, इनकी बड़ी बनती थी इमरान खान से, और बन गए आसिम मुनीर। आसिम मुनीर ने सबसे पहले इस आदमी को बाहर किया, इसको जेल डलवाई, और अब उसमें जो है वो सजा भी हो गई है, और 14 साल की सजा। इससे आगे बस इतना मुझे दिखाई दे रहा है कि इमरान खान का हश्र क्या होना है अगर आसिम मुनीर अपने एक लेफ्टिनेंट जनरल के साथ ये काम कर सकता है तो त्रिपाठी। नहीं, इसको यूं भी देखें कि कल जब हम लोग खबर कुछ समय बाद आपस में बात कर रहे होंगे तो मुनीर के बारे में कैसे बात करेंगे। तो एक तो पहले तो यहां से देखें, इमरान खान के लिए तो देखिए अब डू और डाई की स्थिति है। अगर वो ये सोचेंगे, और मैंने शायद कल ही या परसों कहा था कि ये अडियाला जेल पर जाकर और समय समय पर कुछ प्रदर्शन करके कुछ बात होने वाली तो नहीं होने वाला है। वो ऐसे भी आप जब जेल में इस तरह से रखे हैं तो इमरान खान की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है, कब और खराब हो जाए उसका भरोसा नहीं है। वहां की आवाम को, इमरान खान के चाहने वालों को, इमरान खान की पार्टी को विद्रोह करना पड़ेगा। इस जो कहते हैं ना कि जो आतंकवादियों के समर्थन से जो एक तरह से कहें कि पूरा सब खत्म कर दिया है पाकिस्तान को, ऐसे लोगों के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ेगा, लंबा आंदोलन देना पड़ेगा, और इसको बार बार कहते हैं ना कि सैक्रिफाइस देना होगा इस मूवमेंट के लिए। उससे कम में बात नहीं होने वाली। उनको समझ में आए तो उनके हिसाब से कहें, आपके लिए, आपके मुल्क में ये जिहाद का समय। अरे मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, क्या आसिम मुनीर डीजी आईएसआई था, उसको हटा के फैज हमीद को इमरान खान ने आईएसआई का चीफ बनाया था? उससे पहले इनका इश्यू था। आसिम मुनीर पहले थे, उनको हटा दिया था इमरान खान ने और इनको बनाया। तो देखिए उस आदमी से बदला निकाला उसने। निश्चित रूप से। और ये मैसेज के लिए भी है, ये इमरान खान के मैसेज के लिए भी उन्होंने किया कि भाई इस तरह से पॉलिटिकल एक मैसेज भी है कि नहीं। और उनके बीच में जो टेलीफोन वार्ता हुई थी, जो जिनको सजा हुई इसमें और आसिम मुनीर के बीच में, जिनमें एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज किया था, वो तो पाकिस्तान में बहुत वायरल हुई थी, जिनमें दोनों के बीच हॉट टॉक हुआ था पोस्ट को लेकर। तो ये तभी तय था कि भाई आसिम मुनीर अगर आएंगे, और जब आसिम मुनीर बने थे तब इन्होंने भी कहा था कि अब देश का दुर्भाग्य शुरू हो गया है। तो ये अब तय था कि आसिम मुनीर उनको निपटाएंगे और 14 साल के लिए जेल भेज दिया है। इमरान खान के साथ क्या करेंगे देखना बात होगी, लेकिन इमरान खान के साथ वो कुछ करेंगे नहीं। इमरान खान को जेल में कुछ भी हुआ तो पाकिस्तान में आग लगेगी। अब इमरान खान गले की हड्डी बन गए आसिम मुनीर की, ना निकल सकते ना उगल सकते। वो जैसी भी स्थिति में उनको जेल में जिंदा रखना पड़ेगा। सर, दो लेकिन काम इमरान खान के खिलाफ होने वाले हैं और उसको लगभग कंफर्म है। एक, उनकी पार्टी अब बैन होने वाली है, और इमरान खान की जेल बदली जाने वाली है। इस जिस जेल में है यहां से उनको हटा करके, क्योंकि इसमें उनकी पत्नी भी साथ में है, तो अब दोनों को अलग किया जाने वाला है, उनको दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाने वाला है। दिखाएंगे आपको बड़ी खबर पाकिस्तान से एक छोटे से ब्रेक के बाद।